नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार। स्वागत है आप सबों का AFCGS क्लासेज में। आज हम लोग भारतीय भूगोल के अंतर्गत एक नए टॉपिक भारत की समुद्री सीमा, खाड़ियाँ और सक्रिय चैनल्स को देखेंगे। तो दोस्तों, जब हम लोग ग्लोब को देखते हैं तो वहाँ पर विभिन्न सारे देश को दर्शाया गया है और इनको जब ध्यान से देखने से पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसका कोई भी सीमा जो है समुद्र से लगा हुआ नहीं है, यानी कि उसका कोई भी सीमा समुद्र से मिला हुआ सटा हुआ नहीं है। तो दोस्तों, और हम लोग ये भी जानते हैं कि समुद्र जो है अपने आप में अपार संपदा लिए हुए है, यानी कि खनिज संसाधनों का भंडार होता है समुद्र में। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, समस्या ये उठती है कि ये जो देश है, जो स्थलरुद्ध देश है, जिसकी कोई भी सीमाएं समुद्र से नहीं लगा हुआ है, तो क्या इन देशों का भी इन संपदा, समुद्र से निकलने वाले संपदा पर इनका अधिकार है, या केवल उन्हीं देशों का अधिकार है जिनकी सीमाएं इन समुद्र से मिलती है? दोस्तों, ये जो समस्या है, इसको सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक बैठक बुलाई गई, जिसे बोला जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। दोस्तों, ये जो बैठक 1982 में बुलाई गई थी। दोस्तों, ये जो बैठक है, इसके तहत जो समुद्री सीमा के जो देश हैं, समुद्री सीमा वाले जो देश जिसका जो सीमा जो है समुद्र से मिलता है, उनको कुछ विशेष अधिकार दिया गया और जो समुद्र है उसको एक साझा संपत्ति माना गया। साझा संपत्ति मीन्स जो समुद्र है उस पर केवल उन्हीं देशों का अधिकार नहीं है जिनकी सीमाएं समुद्र से मिलती है, बशर्ते ये जो समुद्र उन पर सभी देशों का अधिकार है, बशर्ते जो ये जिनकी सीमाएं समुद्र के साथ मिलती है उसे कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो इसी के तहत भारत को क्या विशेष अधिकार दिया गया, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, ये जो बैठक हुआ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसके तहत भारत को 3 अधिकार दिया गया, जिसे बोला जाता है प्रादेशिक समुद्री सीमा का अधिकार, संलग्न क्षेत्र का अधिकार, अन्य आर्थिक क्षेत्र का अधिकार। तो दोस्तों, ये जो समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा से तट रेखा जो आधार रेखा है, यहाँ से जो 12 समुद्री मील का जो अधिकार दिया गया भारत को, इस क्षेत्र को बोला जाता है प्रादेशिक समुद्री सीमा का अधिकार। इसी के तहत यहाँ से जो 24 समुद्री मील तक का जो भारत को अधिकार दिया गया, उसको बोला जाता है संलग्न क्षेत्र का अधिकार। और इसी के साथ यहाँ से जो 200 समुद्री मील तक भारत को जो अधिकार दिया गया, उसको बोला गया जाता है अन्य आर्थिक क्षेत्र का अधिकार। तो दोस्तों, ये जो लंबाई जो मापी जाती है, तट से जो लंबाई मापी जाती है, दोस्तों ये तट से ना मापकर उसके आधार रेखा से मापी जाती है। दोस्तों, यहाँ हम लोग देखते हैं कि तट रेखा और आधार रेखा में क्या अंतर होता है। दोस्तों, ये जो है तट, ये इस टाइप्स का तट को जो बनावट इसी टाइप्स का होता है। कहीं जो तट अंदर भूभाग की तरफ घुसा होता है, कभी थोड़ा सा बाहर होता है। दोस्तों, जब ये तट कभी यहाँ से मापे जाने पर ये कहीं ज़्यादा कम दूरी होता है, यहाँ से मापे जाने पर ज़्यादा दूरी हो जाता है। तो यहाँ से इस टाइप्स का जो 12 मील, 24 मील, 200 जो समुद्री मील जो मापा जाता है, तो ये जो तट रेखा से ना माप करके दोस्तों यहाँ पर एक रेखा एज्यूम किया जाता है। उस रेखा को बोला जाता है आधार रेखा। जैसे इस टाइप्स का एक रेखा एज्यूम कर दिया गया। दोस्तों, ये जो एक रेखा एज्यूम कर दिया गया। अब दोस्तों, ये जो स्ट्रेट लाइन की तरह, और ये जो है यहाँ से मापा जाता है कि 12 मील, 24 मील और 200 समुद्री मील। तो दोस्तों, ये है हमारा आधार रेखा, इसके और जो तट रेखा, इसके बीच का जो जल होता है उसको बोला जाता है आंतरिक जल। इस जल को बोला जाता है आंतरिक जल। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो समुद्री सीमा का अधिकार जो भारत को दिया गया, इसके अंतर्गत भारत को क्या क्या अधिकार दिया गया, यानी कि प्रादेशिक समुद्री सीमा के अंतर्गत भारत को क्या अधिकार दिया गया, संलग्न क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत भारत को क्या अधिकार दिया गया, अन्य आर्थिक क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत भारत को क्या अधिकार दिया गया। तो दोस्तों, एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा का अधिकार। तो दोस्तों, ये जो ए वाला जो है, जो हरा लाइन दिखाया गया, प्रादेशिक समुद्री सीमा, तो जो प्रादेशिक समुद्री सीमा पर भारत को उतना अधिकार दिया गया जितना कि इसका मुख्य भूभाग पर अधिकार है। दोस्तों, ये जो भारत का मुख्य भूभाग पर,
भारत सरकार जो भारत के लोगों का अपने यहाँ के क्षेत्र पर जितना अधिकार है उतना अधिकार उसको, ये जो समुद्री रेखा का जो आधार रेखा है उससे 12 समुद्री मील तक की दूरी पर उतना बराबर अधिकार है भारत के लोगों को, भारत सरकार को। तो दोस्तों ये जो अब देखते हैं हम लोग दूसरा कि संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत भारत को क्या अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों ये जो है आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक की जो दूरी है उसको बोला जाता है संलग्न क्षेत्र। और इसके तहत भारत को जो पहला अधिकार दिया गया वो दिया गया साफ सफाई का अधिकार, यानी इसके अंतर्गत जो साफ सफाई का काम कौन करेगा, वो भारत करेगा। अब दोस्तों अब जो इसके अंतर्गत एक अन्य अधिकार दिया गया है कि यहाँ समुद्री शुल्क वसूलने का अधिकार, यानी कि जब कोई अन्य देश जब यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा तो भारत सरकार उनसे समुद्री शुल्क को वसूल कर सकता है। दोस्तों ये 2 अधिकार हो गया, और इसके साथ ही भारत को यहाँ पर अन्य कुछ और वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अन्य आर्थिक क्षेत्र का अधिकार। भारत को अन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या अधिकार दिए गए। तो ये जो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का जो दूरी है, इसके बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसको बोला जाता है अन्य आर्थिक क्षेत्र का अधिकार। तो ये जो क्षेत्र है दोस्तों, इसके तहत भारत को नए द्वीपों का निर्माण का अधिकार दिया गया। यानी कि दोस्तों अभी जो है वर्तमान में भूमि की समस्या उत्पन्न हो रही है, और यह भी एज्यूम किया जाता है, माना जाता है कि आने वाला समय में जो विभिन्न देश जो अपने लोगों को मतलब बसाने के लिए नए नए द्वीपों का निर्माण करेंगे। और इसी के तहत जो समुद्री सीमा वाले जो देश हैं, जो जैसे भारत है, भारत को लगभग 200 समुद्री मील के अंतर्गत अगर चाहे कि कोई द्वीप हम बसाएं, अपने कोई द्वीप का निर्माण करें, तो वे 200 समुद्री मील के अंतर्गत ही अपना द्वीप का निर्माण कर सकता है। दोस्तों इसी के अंतर्गत एक अन्य जो अधिकार दिया गया है वो यह दिया गया है कि इस जो सीमा है इसी के अंतर्गत भारत जो है अपने जो मिसाइल वगैरह का प्रशिक्षण कर सकता है। मिसाइल वगैरह जैसे हम लोग देखे थे पिछला वीडियो में, हवीलर द्वीप है, वहाँ से मिसाइल का प्रशिक्षण किया जाता है। ठीक है, तो वो जो प्रशिक्षण किया जाता है इसी बीच किया जा सकता है, ये कर सकता है। दोस्तों इसके अंतर्गत जो एक अन्य अधिकार दिया गया है वो अधिकार दिया गया कि भारत अपने संसाधन का दोहन या वैज्ञानिक अनुसंधान किसी भी प्रकार का जो करता है तो इसके अंतर्गत वो कर सकता है। तो दोस्तों ये रहा कि जो है भारत को ये जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982 के तहत जो अधिकार दिए गए हैं समुद्र में। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं भारत की खाड़ियों को देखते हैं कि भारत का खाड़ी क्या होता है। दोस्तों जो खाड़ी है, खाड़ी जो है दोस्तों ये वैसा स्थान है जो 3 ओर से स्थल से घिरा होता है। जैसे ये बंगाल की खाड़ी है, 3 ओर से स्थल से घिरा हुआ, इसीलिए इसको बोला जाता है खाड़ी। तो दोस्तों खाड़ी 2 प्रकार की होती है, एक खाड़ी को बोला जाता है बे और दूसरा को बोला जाता है गल्फ। जो खाड़ी बड़ा होता है उसको बे बोला जाता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। जैसे दोस्तों जो खाड़ी जो छोटी होती है उसको बोला जाता है गल्फ। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि क्या कौन कौन सा खाड़ी है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो है हमारा गुजरात में एक यहाँ स्थान है, एक जिला है कच्छ, और इन्हीं दोस्तों ये कच्छ के नाम पर ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है कच्छ की खाड़ी, इसको बोला जाता है कच्छ की खाड़ी। दोस्तों इसी प्रकार जो ये गुजरात के दक्षिण में ये वाला जो सकरा समुद्र है इसको बोला जाता है खंभात की खाड़ी, इसको बोला जाता है खंभात की खाड़ी। दोस्तों यहाँ पर जो ये खंभात की खाड़ी में दो नदियाँ अपना मुहाना बनाती है। इधर से आती है नर्मदा नदी और इधर से आती है तापी नदी। ये दोनों नर्मदा नदी और तापी नदी जो अपना जल मिलाती है वही यही खंभात की खाड़ी में अपना जल मिलाती है। और दोस्तों इसके बाद आता है ये वाला जो है ये है श्रीलंका, ये भारत का एक तमिलनाडु। तो हम लोग दोस्तों पिछला वीडियो में देखे थे, यहाँ एक द्वीप है जिसको बोलता है पंबन द्वीप, और पंबन द्वीप के यहाँ पर एक है राम सेतु। तो राम सेतु को जो दक्षिण में ये वाला क्षेत्र इसको बोला जाता है मनार की खाड़ी। तो दोस्तों ये जो है मनार की खाड़ी, ये देखो मनार की खाड़ी में दोस्तों ये जो थोड़ा सा उत्तर में है, ये जो उत्तर में है ये वाला क्षेत्र, मतलब जो राम सेतु के उत्तर में उसको बोला था पाक जल
पाक जल संधि। दोस्तों पाक जल संधि, संधि का मतलब क्या होता है, दो स्थानों को जोड़ना, दो चीज़ों को जोड़ना। तो जैसे दो बड़े जलाशय को जोड़ना, ये जो मन्नार की खाड़ी है दोस्तों और ये जो बंगाल की खाड़ी है, इन दोनों को जो जोड़ने का काम करती है, ये करती है यहाँ पर पाक जल संधि, उसी को बोला जाता है पाक जल संधि। तो दोस्तों ये रहा खाड़ी। अब हम लोग देखते हैं चैनल्स। चैनल्स क्या होता है दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे कि जो दो स्थल है उनके बीच के जो सकरा समुद्र होता है उसी को बोला जाता है चैनल्स। चैनल्स बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक द्वीप है जिसके बोला जाता है मालदीव, बोला जाता है मालदीव। और दोस्तों इसी के उत्तर में एक द्वीप है जो जिसको बोला जाता है मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप। तो ये दोस्तों ये मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय के बीच का जो सकरा समुद्र है इसको बोला जाता है 8 डिग्री चैनल। क्या बोला जाता है, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। दोस्तों मालदीव और मिनिकॉय, मिनिकॉय के जो उत्तर में थोड़ा आता है लक्षद्वीप, आता है लक्षद्वीप। दोस्तों ये जो मालदीव और मिनिकॉय, जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मच्छद्वीप के जो बीच का जो चैनल है इस चैनल को बोला जाता है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। दोस्तों ये 9 डिग्री चैनल बोला जाता है। दोस्तों हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि 9 डिग्री चैनल के बाद 10 डिग्री चैनल जो है वो इधर अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार में एक है तुम्हारा लास्ट में जो लिटिल अंडमान, और जो निकोबार में है पहले कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच का जो समुद्री सीमा होता है, जो सकरा चैनल्स था, उसको बोला गया था 10 डिग्री चैनल। दोस्तों उसके बाद एक आता है कोको चैनल। कोको चैनल हम लोग देखे थे, यहाँ पर एक है कोको द्वीप और इधर है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार और कोको द्वीप के बीच का जो सकरा समुद्र है उसको बोला जाता था कोको चैनल, उसको बोला जाता है कोको चैनल। दोस्तों ये जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे बोला जाता है मरकत, मरकत के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।